नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक पुरानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट लेकर आए हैं। वो है एक स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स वर्सेस उमा देवी एंड अदर्स की ये जजमेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दी गई एक जजमेंट है। ये जजमेंट जो है वो बताती है कि कोई जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में है गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स में और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या उनका राइट बनता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कई सालों से कर रहे हो तो उनका कोई राइट बनता है कि वो उनको नियमित किया जाए। तो अक्सर हम खबरों में, न्यूज़पेपर्स में हम देखते हैं कि काफ़ी कई ग्रुप्स जो होते हैं, वो संगठन होते हैं, वो आवेदन देते हैं कि उनको रेगुलराइज कर दिया जाए या उनको नियमित कर दिया जाए। तो क्या उनका लीगल राइट बनता है? तो ये जजमेंट उन लोगों के लिए है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं डिफरेंट सरकारी और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम नहीं करेगी। ये स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में जो गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उनके लिए जजमेंट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसके लिए पहले जानना बड़े ज़रूरी है कि ये इसके कंटेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा दी गई जजमेंट है, जो कि अपील जो है, ये देखिए इसका 3595 टू 3612 ऑफ 1999, जो कि टाइटल है स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड उमा देवी। जो जजमेंट की जो तारीख है वो 10/4/2006 की है। तो ये माननीय 5 ऑनरेबल जजेस की जो पीठ है, जो बेंच है, खंडपीठ जो है, उन्होंने ये डिलीवर की थी। और ये जजमेंट जो है इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच के ऊपर भी एप्लीकेबल है और हाई कोर्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, उन सब पे भी ये जजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगी। और क्योंकि इसमें जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो सेटल्ड किए जा चुके हैं, तो इसलिए जब तक इस जजमेंट के जो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल्स हैं वो सब पे एप्लीकेबल होंगे, जो जिनके फैक्ट्स हैं वो मैच करते हैं। तो आइए देखते हैं इस जजमेंट में क्या कहा गया था। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई व्यक्ति को सरकार एम्प्लॉयड करती है कुछ दिनों के लिए, फिर उसका जो पीरियड है वो टाइम के साथ जो उसका जो टेन्योर जो है वो टाइम के साथ वो बढ़ाती रहती है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो है 89 डेज के लिए या फिर 45 डेज के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके उनकी एक्सटेंशन बढ़ाते-बढ़ाते कई 2 साल, 3 साल, 4 साल तक काम करते रहते हैं। फिर बाद में वो एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं या क्लेम करते हैं कि उनको रेगुलर कर दिया जाए। तो क्या गवर्नमेंट उनको रेगुलर कर सकती है? तो ये सब जानने के लिए हम इस जजमेंट के कंटेंट्स को एक बार ज़रूर देख लेते हैं। क्या था ये जजमेंट, क्या कहती है और जजमेंट क्या बताती है। तो ये देखिए, ये एक तो पैराग्राफिकली हम थोड़ा-सा समझेंगे क्या था। तो देखिए, अब यहाँ पे ये बताया है कि जब भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जाती है तो उसके रूल्स हैं वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए। और समटाइम्स क्या होता है कि जो रूल्स जो है वो फॉलो नहीं किए जाते, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, उसे बायपास कर दिया जाता है। तो फिर इसमें ये बताया गया है कि जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जिनमें कोई रेगुलर प्रोसेस जो है वो बैकडोर से द्वारा लिया जाता है, जो डेली वेजेस के होते हैं, जब फिर वो अप्रोच करते हैं कोर्ट में और डायरेक्शंस लेते हैं, प्रेयर मांगते हैं कि उनको परमानेंट कर दिया जाए, और फिर जिससे क्या होता है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। तो कोर्ट्स को हमेशा जो है वो देखना चाहिए कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। और फिर कई बार जो वो ओकेजनली कई बार ओकेजनल वैल्यू मैंने वो स्टे भी कर देती है रेगुलर प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह को। उससे क्या होता है कि इलीगल और इरेगुलर जो इम्प्रॉपर एंट्रेंस है उनको सर्विस में ऑब्जर्व किया जा सके। आप यहाँ पर एक और बात बताइए कि जो ऑर्डर्स जो पास किए जाते हैं वो जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर फाइल की जाती हैं पिटीशनें, तो उनकी काफ़ी वाइड पावर्स होती हैं आर्टिकल 226 की, तो जो कि डिफीट करती है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, subject to the affirmation action in the public employment as recognized by the constitution।
तो फिर यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो इस तरह के जो ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए जाते हैं तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है एम्प्लॉयमेंट की वो डिफीट हो जाती है, और जो रूल है हाई कोर्ट्स का वो कि जो उनको वाइड पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 226 के अंदर, उसका फंक्शन इंटेंशन उसका जो वो इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई कि वो परपिचुएट करें, बढ़ाएं इलीगलिटीज को, इरेगुलरिटीज को बढ़ाएं या इम्प्रॉपरिटीज को बढ़ाएं, और जो पब्लिक स्कीम का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कट डाउन करे, स्कटल करे। तो ये एक तरह का पूरा बताया गया है कि ये 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है, लेकिन कई कोर्ट लोग जो हैं कोर्ट्स में चले जाते हैं कि उनको रेगुलर कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या है कि हाई कोर्ट अपनी 226 की जो पावर है आर्टिकल की वो यूज करती है। इससे क्या होता है कि ये जो रेगुलर प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, और इससे जो इलीगलिटी की जो है जो मतलब जो परपेचुअलिटीज जो है इलीगलिटीज की वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही इसमें ये चीज बताई है। अब यहाँ पर इस केस में क्या था कि ये जो केस सिविल अपील नंबर 1 थी उसमें टेम्परेरी एम्प्लॉयज थे जो डेली बेसिस में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में और कर्नाटका में वो क्लेम कर रहे थे कि उनको रेगुलर कर दिया जाए 10 साल से, क्योंकि वो काम कर रहे हैं और इनको परमानेंट कर दिया जाए और उनको सारे बेनिफिट्स हैं जो पूरे मिले हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलते हैं। तो वो पहले वो सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 1997 में गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था और फिर उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। फिर वो हाई कोर्ट में गए थे, चैलेंज किया था डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने एक कमांड ऑफ स्टेट इशू किया था, रिट इशू कर दी थी कि जो रेगुलर का जो क्लेम है उसे कंसिडर किया जाए। जो रिस्पोंडेंट जो एप्लीकेंट्स जो मतलब रिट पिटिशनर अप्रोच किए थे वह 4 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। तो ये इसके बारे में हाई कोर्ट का अपना डिसीजन बताया गया था। अब फिर दूसरी सिविल अपील थी, वो ये बताती थी कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स थी वो कैंसिल कर दी गई थी कैजुअल वर्कर्स और डेली रेटेड वर्कर्स की 1984 के बाद, और फिर डायरेक्शन दी थी कि रेगुलर किया जाए सारे डेली वेजेस और वर्कर्स को जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में काम कर रहे हैं, इट्स लोकल बॉडीज। और जो यहाँ पर ये जो है डेली वेजेस वर्कर्स ने ऑर्डर को चैलेंज किया था और डायरेक्शन मांगी थी कि जो इलीगल जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसको मतलब जो अपॉइंटमेंट्स हैं कैजुअल वर्कर्स की जो 1984 के बाद हुई हैं उनको रेगुलर कर दिया जाए, जो उनकी जो कैंसिल कर दी गई थी। और फिर इसके बाद रिट पिटीशन जो है फाइल की गई थी और यहाँ पर भी जो है साथ में ये मांगा था कि उनको जो सैलरीज भी है वो रेगुलर एम्प्लॉयज के बराबर दी जाए और एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन विद इन टाइम बीइंग, और फिर डायरेक्शंस मांगी थी कि जो मतलब हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी कि जो क्लेमेंट का जो है उनको ऑब्जर्व कर लिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। और फिर उसके एग्रीवेट होकर स्टेट ऑफ कर्नाटका ने यहाँ पर अपील फाइल की थी लर्नर सिंगल जज के ऑर्डर से, मतलब फाइल के अगेंस्ट एग्रीवेट होकर डिविजनल बेंच में फाइल की थी। और डेली और इसके बाद कि डेली वेजेस एम्प्लॉयज और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे 1984 को वो जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा स्कीम जो बनाई गई थी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और जो बताया गया था हाई कोर्ट ने वेरियस ऑर्डर्स इशू किए और जो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने कंसिडर किया उन सारे ऑर्डर्स को जो कि गवर्नमेंट ने बनाए थे, और वहाँ से क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ने यहाँ अपील फाइल की थी। ये दूसरी अपील थी जो क्लब करके सुनाई गई थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आए हुए हैं, कई जो जजमेंट्स आई हुई हैं अश्विनी कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस प्यारा सिंह। तो ये अलग अलग कई जजमेंट्स आई हुई हैं, इसमें जो है कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। और यहाँ पे फिर सारे जो वर्जन्स को सुनने, और ये पैरा नंबर 26 में ये बताया कि तो यहाँ पे केस था वो डायरेक्शंस मांगी थी कि रेगुलराइजेशन कर दिया जाए और परमिट किया जाए फॉर सम पीरियड, तो उनको ऑब्जर्व कर लिया जाए विदाउट लेइंग डाउन एनी प्रोसीजर आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर सारे जजमेंट्स का ओपिनियन लिए मतलब देखा उन्होंने
और उसके बाद यहाँ फाइनल कंक्लूजन निकल के ये आया कि ये क्लियर है कि रूल ऑफ इक्वलिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कोर्ट जो है डिसेबल्ड हो जाती है जो कि एक ऑर्डर को पास करने के लिए, और अपहोल्ड करती है, मतलब अब एक अपहोल्ड करती है एक वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 in ordering the overlooking the need to comply with the requirements of Article 14, read with Article 16 of the Constitution. So therefore, यहाँ बताया कि consistent with the scheme of the public employment, the court, while laying the law, has necessity to hold that unless the appointment is in the terms of relevant rules and after proper competition. जब तक एम्प्लॉयमेंट जो है प्रॉपर कंपटीशन द्वारा नहीं ली जाएगी क्वालिफाइड पर्संस के, तो उससे सेम वुड नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द अपॉइंटी। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है और अपॉइंटमेंट जो है खत्म हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है, और फिर एंगेजमेंट जो होती है, तो फिर एंगेजमेंट जो कैजुअल बेसिस पे ली जाती है तो वो भी खत्म हो जाती है जब उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो टेम्परेरी एम्प्लॉय जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि वो परमानेंट कर दिया जाए आफ्टर टाइम एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट। और ये क्लेरिफाई ये भी कर दिया जाता है बिकॉज कि टेम्परेरी एम्प्लॉय जो है वो कैजुअल वेजेस है, वर्कर है, वो कुछ टाइम तक काम किया है अपॉइंटमेंट का, तो वो इसको एंटाइटलमेंट नहीं है कि उसे ऑब्जर्व कर दिया जाए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में और उसे परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि मेरे लिए इस ग्राउंड पे कि उसने कंटिन्यू काम किया है। और क्योंकि अगर ओरिजिनल जो अपॉइंटमेंट है, अगर उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में जो कोर्स जो है रेगुलर रिक्रूटमेंट जो है, रेगुलर जो whose period of employment has comes to an end, ad hoc employees जो नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट थी, उनका जो कोई राइट है वो अक्वायर्ड नहीं होता है। तो हाई कोर्ट जो है वो एक्ट कर रही है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको इस तरह से डायरेक्शंस जो है कि उन्हें ऑब्जर्व कर लिया जाए, रेगुलर कर लिया जाए या फिर परमानेंट कर दिया जाए, जब तक कि रिक्रूटमेंट जो है रेगुलरली ना किया जाए और इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द्वारा नहीं किया जाए। मेनली कि सिर्फ एम्प्लॉय ने कुछ काम किया है कोर्ट के ऑर्डर पे, तो हम ऐसे में कहेंगे उनको एक लिटिगस एम्प्लॉयमेंट कहेंगे इसमें, कि अर्ली पार्ट ऑफ द जजमेंट। तो ये इससे कोई राइट नहीं बनता है कि उन्हें ऑब्जर्व कर लिया जाए या परमानेंट कर दिया जाए सर्विस पे। और हाई कोर्ट भी जस्टिफाइड नहीं है कि इस तरह की इंटरिम डायरेक्शंस दे, और जो कि एम्प्लॉयज जो है वो अप्रोच करें कोर्ट के लिए रिलीफ के लिए। और इंटरिम डायरेक्शन जो है एम्प्लॉयमेंट में जो है तब तक होल्ड रहेगी जब सिलेक्शन और इम्पोज ऑन द स्टेट द बेसिक ऑफ द पेइंग एम्प्लॉय हु इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कोर्ट जो है वो काफी केयरफुल हो रहे हैं कि इंटरफेयर ना करें जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट है अफेयर्स का स्टेट का, और इस इंस्ट्रूमेंटलिटीज or lend themselves the instruments to facilitate the bypass of the constitutional and the statutory updates। तो कोर्ट में यही कंक्लूजन में निकाला कि जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द्वारा होनी चाहिए। कोर्ट्स को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए इस तरह की प्रैक्टिस पे कि वो इंटरिम ऑर्डर दे या फिर कोई ऐसे ऑर्डर पास करे जो कि बाईपास करे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स को। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो राइट बनता है एम्प्लॉय का कि वो अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से नहीं लिया गया है, अपॉइंटमेंट ली गई है, तो उनमें एम्प्लॉय का कोई राइट नहीं बनता है। अब यहाँ पे एक और चीज बताई उन्होंने कि जो अपॉइंटमेंट जो है टेम्परेरी और कैजुअल जो है रेगुलराइज की जाती हैं और परमानेंट किया जाता है, तो कोर्ट्स जो है वो लिखा है कोर्ट्स आर स्वेड बाय द फैक्ट दैट कंसर्न्ड पर्सन जो है वो कुछ टाइम तक काम किया है और सम केसेस में कई लंबे पीरियड तक भी काम कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो पर्सन एक्सेप्ट करता है एम्प्लॉयमेंट को टेम्परेरी और कैजुअल नेचर पे, उसे पता होता है कि वो किस तरह की एम्प्लॉयमेंट ले रहा है और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी आंखें खोल के लेता है। और ये भी सही है कि वो बार्गेन नहीं कर सकता है कि, और क्योंकि वो दूसरी जगह भी कई एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर रहा होता है। तो ये ग्राउंड को देखा जाए तो ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को मतलब रोका जाए, कवर किया जाए और इससे और उस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया जाए जो कि एम्प्लॉयमेंट जो है कंटिन्यूड किया है परमानेंटली को,
और इस तरह करने से क्या होगा कि अनदर मोड ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट जो है वो होनी चालू हो जाएगी, जो कि परमिसिबल नहीं है। अगर कोर्ट अवॉइड करती है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को कि पार्टीज जो हैं वो उनके पास इक्वल बार्गेनिंग पावर नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं होगी, तो वो भी कोर्ट्स को एनेबल नहीं करती कि वो किसी प्रकार का रिलीफ एम्प्लॉय को दे सकें। और कैजुअल एम्बार्गो ऑन द कैजुअल और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को सर्विसेज की जरूरत होती है और सम पर्सन्स जो एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअली और कैजुअली, और वुड नॉट गेटिंग इवन द एम्प्लॉयमेंट जो है एटलीस्ट सम सपोर्ट टू देम। आगे देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आर्गुमेंट जो है वो फिट नहीं बैठता है, और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड वुड बी फेल and tested upon the test term of the constitutionally equality of opportunity enshrined in Article 14 of the Constitution। तो यहाँ यही वह कंक्लूजन निकाला कि जब भी कोई व्यक्ति जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट लेता है, एंगेजमेंट लेता है, तो वो प्रॉपर सिलेक्शन के बेसिस पे नहीं लेता है, और लेकिन उसे पता होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि ये जो इस एम्प्लॉयमेंट जो है टेम्परेरी, कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल है, और वो पर्सन जो है सच पर्सन कैन नॉट इन्वोक अ थ्योरी ऑफ द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। एक तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं क्लेम कर सकता है, इन्वोक नहीं कर सकता है कि उसे कंफर्म कर दिया जाएगा, और जब तक वो पोस्ट को तभी क्लेम कर सकता है अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करे और इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी बताया कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को एक प्रॉमिस नहीं बना सकती है। ये इट इज ऑल्सो ऑब्वियस थ्योरी कि कैनॉट बी इन्वोक्ड और सीक अ पॉजिटिव बिलीफ फॉर मेकिंग अ परमानेंट इन दिस पोस्ट। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया इक्वल वर्क को इक्वल पेजेस के ऊपर भी कमेंट दिया कि जो लोग जो हैं, जो एम्प्लॉय जो हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें भी इक्वल वेजेस दिया जाए। तो यहाँ पर बताया कोर्ट ने कि वो डेली वेजेस जो हैं वो एक क्लास अपने आप ही क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनको, जो कि वो उन व्यक्तियों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए जो कि रेगुलर रिक्रूटेड हो चुके हैं और रेलिवेंट रूल्स को फॉलो करके सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कोई उनका फंडामेंटल राइट नहीं बनता है कि डेली वेजेस का और टेम्परेरी का कि वो अब्जॉर्ब कर दिया जाए सर्विसेज पे, और वो क्योंकि वो पोस्ट को होल्ड नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स होती है वो की कंसिस्टेंट होती है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस ऐसे में अनइक्वल को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। दिस वुड बी ट्रीटिंग, अगर ऐसे करने लग पड़ेंगे तो दिस वुड बी ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स। तो यहाँ पर आर्गुमेंट जो है कि आर्टिकल 14 और 16 का यहाँ पे ओवर रूल्ड होता है। जो लोग मतलब टेम्परेरी डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं और वो इक्वल वर्क इक्वल वेजेस का जो इशू उठा रहे हैं। और फिर आर्टिकल 21 के ऊपर भी कोर्ट ने बताया कि अभी ये लॉ डायनेमिक है, तो ये जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, हो सकता है कुछ समय बाद जो राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू द लाइफ के अंदर आए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो लेकिन अभी ये स्टैच्यू जो है परहैप्स से बिगनिंग है, और इसलिए राइट टू आर्टिकल 21 को भी अभी राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब यहाँ पे एक और डायरेक्शंस दी, देखिए इसमें कि यहाँ ये बताया है कि जो रेगुलराइजेशन जो एम्प्लॉयज का जो कई ऐसे जो एम्प्लॉयज हैं वो कई 10 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, क्वालिफाइड पर्सन सैंक्शन वैकेंट पोस्ट माइट हैव बीन मेड। एम्प्लॉय जो है कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क फॉर 10 years और इवन मोर, बट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स। अब क्वेश्चन होता है रेगुलराइजेशन ऐसे एम्प्लॉयज का जिन्होंने उसे कंसिडर करना चाहिए मेरिट्स पे और जो कि प्रिंसिपल सेटल किए हैं कोर्ट द्वारा। तो स्टेट और गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रूमेंटलिटीज को मतलब अपने स्टेप्स लेने चाहिए, वो रेगुलराइज करे एज ए वन टाइम मेजर
तो फिर इस तरह के जो इरेगुलरली अपॉइंटेड हैं एज ए वन टाइम मेयर का यहाँ पर एक इशू उठाया है ये पैरा नंबर 44 पे। तो वो जो बताया कि जो व्यक्ति जो 10 साल से काम कर रहे हैं और सैंक्शन पोस्ट पे, ड्यूली सैंक्शन पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट कवरेज के नहीं, कवर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट का ट्राइब्यूनल्स के अंदर नहीं है, तो वो उनको फिर रेगुलर करने का बात की है। उनसे कहा कि कोर्ट को रेगुलर कर देना चाहिए एज ए वन टाइम मेयर, और प्रोसेस जो है वो 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम इस डेट के अंदर कर देना चाहिए। तो यहाँ 10 साल से जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बताया कि एज ए वन टाइम मेयर के तौर पे पैरा नंबर 44 का अगर आप देखेंगे तो ये काफी रेलेवेंट है। तो उम्मीद है ये सारे फिर अपील्स जो है वो ऐसे डिस्पोज कर दी। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कोई एम्प्लॉय है अडॉक बेसिस पे काम कर रहा है और या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है या डेली वेजिस पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसका राइट नहीं बनता है कि उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जाए और फिर या फिर उसे ऑब्जर्व कर दिया जाए, या फिर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वर्ड यूज किया गया है कि वो आगे कि उनको एक तरह का एश्योरेंस मिल जाए कि वो काम करते रहें ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 10 ईयर्स से ज़्यादा का जो है पैरा नंबर 44 पे अगर आप देखेंगे उसमें 10 ईयर्स का भी मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ पर यही बताया कि एज ए वन टाइम मेयर के तौर पे जो है उनके केस को मेरिट्स पे मतलब कंसिडर करना चाहिए, और जो भी अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो फॉलो नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को बाईपास करके जा रही है, तो वो लीगली वैलिड नहीं होगी। तो ये था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी का जजमेंट का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।